Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I am your chemistry instructor Professor Shehbaz. Dear students, आज हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सेकंड लेक्चर्स पढ़ रहे हैं और इस लेक्चर में हम फर्दर दो मेथड्स को डिस्कस करेंगे जिससे हम वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। उनमें एक तो रिसाइकलिंग है और दूसरा इंसिनरेशन है। सो इंसिनरेशन जो है वो डोमेस्टिक एंड जिसे म्यूनिसिपल सॉलिड भी कहा जाता है और उसके अलावा हम इंडस्ट्रियल वेस्ट की भी इंसिनरेशन को डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक के लास्ट में हम कुछ MCQs भी डिस्कस करेंगे जिससे हमारे कुछ प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी रिव्यू होंगे। सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का लास्ट पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं जिसमें फर्दर दो टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी। जिस तरह से लास्ट लेक्चर में हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में दो टेक्निक्स पढ़ी थी, उनमें एक डंपिंग था जिसमें ओपन आप रिवर्स के अंदर जो वेस्ट है वो डंप करते थे, दूसरा लैंडफिल्स था। तो आज की जो दो टेक्निक्स हैं उनमें इंसिनरेशन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट यानी कि बेसिकली इंसिनरेशन मेथड आपको पढ़ाया जाएगा और दूसरा हमारा मेथड है रीसाइक्लिंग। तो स्टूडेंट्स, इंसिनरेशन मेथड में क्या होता है मैं आपको डायग्राम के साथ समझाता हूँ। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक प्लांट होता है वेस्ट को मैनेज करने के लिए। अब वो प्लांट में सबसे पहले एक बड़ा सा चेम्बर होता है और ये रोटेटिंग किलन यानी कि एक भट्टीनुमा चेम्बर होता है जो कि रोटेट कर सकता है। अच्छा, इसकी ख़ास बात क्या होती है कि इसका जो दर्जा हरारत है वो 650 डिग्री से 1100 डिग्री तक होता है। अब आप इसमें इंट्रोड्यूस करवाते हो वेस्ट डायरेक्टली जिसके अंदर लिक्विड, सॉलिड या स्लज ना बोलते हैं कीचड़ को। तो यानी आप जिस तरह का भी वेस्ट है, सॉलिड है, कूड़ा करकट, आप इसमें इंट्रोड्यूस करवाते हो। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये वेस्ट दो कैटेगरीज में मेजर तौर पे हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड रखते हैं। एक इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है जो थोड़ा सा पॉइजनस और डेंजरस भी होता है, उसके लिए ट्रीटमेंट अलग से है थोड़ी सी, और एक डोमेस्टिक होता है जिसके लिए ट्रीटमेंट थोड़ी सिंपल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डोमेस्टिक यानी म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की बात कर रहे हैं जो घरों से आता है। सो आपने वो जो वेस्ट है वो इसमें इंट्रोड्यूस करवा देना है। अच्छा, अब हीट करना है आपने इसको। हीट करने के लिए स्टूडेंट्स क्या चाहिए आपको? फ्यूल। अब अगर तो आप पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं या किसी और फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, वो एक्सपेंसिव हो सकता है। तो करना क्या है कि आपने इसी वेस्ट में से आपने कंबस्टेबल चीज़ों को निकालना है, लाइक लकड़ी, लाइक प्लास्टिक, लाइक पेपर। उसी को आपने फ्यूल के तौर पे यूज़ करना है हीट करने के लिए। ये नहीं कि आपने इसको गैस या किसी अलग फ्यूल को परचेज करके आपने प्रोसेसिंग करनी, फिर वो कॉस्ट एक्सपेंसिव हो जाएगी। आपने उसी वेस्ट में से फ्यूल को एक्सट्रैक्ट करना है जो कि यहाँ पे यूज़ होगा, जो कि मैंने बताया इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक, पेपर या वुड भी हो सकता है। खैर, हम इसको हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा कि जो यहाँ वेस्ट हमने इंट्रोड्यूस करवाया था उसका वॉल्यूम बर्न होने के बाद जाहिर सी बात है रिड्यूस हो जाएगा 2/3, यानी कि आपने काफ़ी ज़्यादा वेस्ट को रिड्यूस करके उसका वॉल्यूम 2/3 कर दिया। अब 2/3 जो वेस्ट है डेफिनेटली वो इन द फॉर्म ऑफ ऐश, यानी कि यहाँ पे वेस्ट बर्न होगा और वेस्ट बर्न होने के बाद एग्जॉस्ट पाइप्स के थ्रू यहाँ से स्मोक बाहर आते रहेंगे और बाकी जो ऐश है वो यहाँ आ जाएगी, ऐश। तो दिस इज रेजिड्यू ऐश। अब इस रेजिड्यू ऐश को हम कलेक्ट करेंगे। एक बड़ा सा सिंक नीचे रखा होगा, उस सिंक के अंदर स्टूडेंट्स ये जो ऐश है ये कलेक्ट की जाएगी और इस ऐश को कलेक्ट करने के बाद यानी कि इसमें ऐश कलेक्ट की जाएगी। इसको लैंडफिल्स मेथड का, वही लैंडफिल्स मेथड आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि एक बड़ा सा गड्ढा खोदा जाएगा और इस ऐश को अब इसमें डिस्पोज कर दिया जाएगा। फ़ायदा ये हुआ कि जहाँ पे ज़्यादा कूड़ा आपने फेंकना था वहाँ पे आपने
थोड़ा उसका वॉल्यूम करके ऐश को फेंक दिया, यानी कि अब बड़ी मिकदार में जो कूड़ा है वो यहाँ पे आप डिस्पोज कर सकते हैं क्योंकि आपने उसका वॉल्यूम रिड्यूस कर दिया हुआ है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है इसका। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका एक और फ़ायदा है कि जब ये एग्जॉस्ट बाहर निकलता है तो एग्जॉस्ट के साथ साथ याद रखिए यहाँ से जो कि आप हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं उस हीट की मदद से आप यहाँ पे स्टीम भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टूडेंट क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? स्टीम भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी एग्जॉस्ट पाइप में से एग्जॉस्ट तो निकल रहा है लेकिन साथ एक्सेसिव हीट भी बाहर आ रही है। चूंकि बर्निंग के दौरान तो अंदर जब गार्बेज बर्न होगा तो हीट तो प्रोड्यूस होगी। उस हीट की मदद से आप स्टीम प्रोड्यूस करोगे और उस स्टीम की मदद से स्टूडेंट्स आप टरबाइंस को रन कर सकते हैं। और टरबाइंस को स्टूडेंट्स रन करने का मतलब कि आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की तरफ जा रहे हैं। तो सुना होगा आपने कूड़ा करकट से बिजली को कैसे पैदा करेंगे, तो वैसे ही करेंगे कि कूड़ा करकट को डिस्पोज करने के वक्त जो हीट निकलेगी उससे स्टीम आप प्रोड्यूस करेंगे और वो स्टीम आगे क्या करेगी? टरबाइन को चलाने के लिए काम आएगी। जैसे लेट्स से मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक टरबाइन है, मैं आपको जस्ट उसका एक बेसिक सा समझाने वाला हूँ। तो विद अ हाई प्रेशर स्टीम, जब हाई प्रेशर स्टीम इस पे पड़ेगी तो ये स्टीम जो है ये टरबाइन को रोटेट करेगी, जिससे आगे आप इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वो फिजिक्स के अंदर आप डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ तक आपके लिए काफ़ी है। यहाँ तक का जो मेथड है ना स्टूडेंट्स, वो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए है। अब नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट है वो है इंसरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड हज़ार्ड्स वेस्ट, यानी ऐसे वेस्ट जो इंडस्ट्री से निकले हैं और वो थोड़े डेंजरस हैं। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, अब ये जो इसके बाद कनेक्टेड चेंबर है ये सेकेंडरी चेंबर है। जो तो डोमेस्टिक था वो यहाँ से उसकी ऐश तो हमने यहाँ से हासिल कर ली, लेकिन जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं उनमें थोड़े से ऐसे मटेरियल होते हैं जो थोड़े हाई टेम्परेचर पे कंबस्ट होंगे या हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज होंगे। वो जो मटेरियल हैं वो अभी सॉलिड से, होता क्या है कि सॉलिड से पहले चीज़ लिक्विड में आती है, लिक्विड के बाद वो चीज़ स्टूडेंट किस में जाती है? गैस में जाती है, और गैस के बाद बाहर जो रिमेनिंग सॉलिड था वो यहाँ पे आ गया। लेकिन वो लिक्विड जो यहाँ से अभी गैस की फॉर्म में ना जा पाया, वो लिक्विड आगे ट्रांसफर होगा यहाँ पे। अब वो लिक्विड जो यहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ पे लिक्विड वेस्ट आ गया, सॉलिड वेस्ट यहाँ से, गैसेस यहाँ से, और जो अभी लिक्विड से गैस में नहीं जा पाया वो लिक्विड यहाँ पे आ गया। अब ये नॉन रोटेटिंग चेंबर है और मज़ीद 950 टू 1300 डिग्री पे हम इसको हीट करते हैं। इस सेकेंडरी चेंबर में जो लिक्विड वेस्ट है, जो ऐसे लिक्विड्स पे मुश्तमिल था जो कि हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज होने वाले हैं, और यकीनन ऐसे लिक्विड्स हमें इंडस्ट्री से ही मिलेंगे, यानी इंडस्ट्रियल वेस्ट में से ही मिलेंगे। अब इस पोर्शन में जब 1300 डिग्री पे आपने इस लिक्विड को हीट किया, तो अब आप समझ लें कि यहाँ पे जो लिक्विड में जो भी कंपोनेंट थे जो यहाँ डिकम्पोज नहीं हो पाए, यहाँ पे आप मुकम्मल तौर पे डिकम्पोज हो जाएंगे। और डिकम्पोज होने का मतलब है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड में या सल्फ़र के ऑक्साइड में, बेटर है कि यहाँ पे हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड की जगह X लिख दें और सल्फ़र के ऑक्साइड की जगह पे Z। आपको ये पता है कि X से मुराद क्या और Z से मुराद क्या। स्टूडेंट्स, अब हम लिक्विड वेस्ट को डिकम्पोज कर देंगे तो फर्दर हम इस पर स्प्रे करेंगे वाटर का। जब स्प्रे करेंगे ना वाटर का, तो स्टूडेंट्स वाटर का स्प्रे करने से होगा क्या कि इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड पार्टिकुलेट्स थे, वो वाटर स्प्रे करने से ना ऐश बन के नीचे बैठ जाएंगे और वो ऐश यहाँ से डिस्पोज हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। और बाकी फ़ायदा ये होगा कि अब इस लिक्विड वेस्ट के बर्न होने से जो कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड या सल्फ़र के ऑक्साइड, वाटर स्प्रे करने से ये ऑक्साइड भी डिपॉजिट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और नीचे ऐश में ये शामिल हो जाएंगे। और स्क्रबर जो आगे सिस्टम लगा हुआ है वो एक्चुअली यही कर रहा है कि वो पीछे से आने वाली लिक्विड वेस्ट की जो गैस है जिसमें हमने वाटर स्प्रे कर दिया है, उसमें से ऐश को और कार्बन के ऑक्साइड को और नाइट्रोजन के ऑक्साइड को जो बाहरी एटमॉस्फेयर में जाके प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं एसिड रेन की, स्क्रबर काम स्क्रब कर रहा है। स्क्रब का मतलब है कि डेंजरस या अनवांटेड पार्टिकल्स को जो हम नहीं चाहते एनवायरनमेंट में जाएं, उनको वो यहाँ पे सेपरेट कर देगा, अलग कर देगा। तो स्क्रबर का यहाँ पे ये काम है। तो स्टूडेंट्स,
अब बाकी जो थोड़ी बहुत रिमेनिंग गैसेस हैं वो यहाँ से डिस्पोज हो जाएंगी, बाहर की तरफ चले जाएंगी, इवैक्यूएट हो जाएंगी। यकीनन उनमें थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड होंगे, लेकिन मैक्सिमम हमने स्क्रबर सिस्टम के थ्रू उनको नीचे परकुलरेट करवा दिया है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि इस स्टेप से मिलने वाली जो ऐश है वो थोड़ी टॉक्सिक होगी। आपने इस ऐश को जब लैंडफिल्स में डिस्पोज करना है तो मैंने पहले भी बताया था कि आपने कवरिंग करनी है। यहाँ पे पहले कवर करना है आपने इसको। आप प्लास्टिक शीट लगा सकते हैं ताकि ये जो टॉक्सिक ऐश है, नाउ दिस इज टॉक्सिक ऐश, ये जब लैंडफिल्स में आए तो ये परकुलोरेट या लीकेट्स इसके ना बने और ये वाटर टेबल को डैमेज ना करिए। पहले भी मैं आपको बता के आया हूँ। आई रियली होप स्टूडेंट्स कि आपको इंसिनरेशन का मेथड फॉर बोथ डोमेस्टिक यानी म्यूनिसिपल सॉलिड एंड फॉर इंडस्ट्रियल या हजर्ड वेस्ट के लिए समझ आ चुका है। अब चलते हैं जी इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ। सबसे पहले आपको पता है, एज वी ऑल नो दैट इट इज नॉट अ क्लीन प्रोसेस। ये कोई क्लीन प्रोसेस तो है नहीं, डेफिनेटली इसके साइड इफेक्ट्स होंगे। सबसे पहले साइड इफेक्ट में एयर पोल्यूशन है। ओब्वियसली यहाँ से जो एग्जॉस्ट गैसेस, हालांकि हमने बहुत कंट्रोल किया है लेकिन फिर भी एग्जॉस्ट गैसेस जो सिस्टम से बाहर आएंगी यहाँ से भी और यहाँ से भी, वो एयर पोल्यूशन कॉज करेंगी। सेकंड है प्रोडक्शन ऑफ डायोक्सिन्स। स्टूडेंट्स याद रखिए, आपको स्क्रीन पे डायोक्सिन्स नजर आ रहे हैं। ये एक ऐसी क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हाईली कार्सिनोजेनिक है, यानी कैंसर कॉजिंग है। आपको ये फॉर्मूलाज भी नजर आ रहे हैं इसके। सो इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं ना, उनमें डायोक्सिन्स हैं, और इवन के जो ऐश है उसमें भी डायोक्सिन्स की काफ़ी ज़्यादा मिकदार होती है। सो डायोक्सिन्स के प्रोड्यूस होने से कैंसर जैसी बीमारियों के खतरात जो हैं एनवायरनमेंट में बढ़ चुके हैं। अब ये इसका एक डिसएडवांटेज है। एसिड रेन, जैसे कि आपको पता कि इसमें जो एग्जॉस्ट गैसेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये बड़े पैमाने पे प्रोसेस होता है तो फिर जाहिर सी बात है प्रॉब्लम तो कॉज करेगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड जो थोड़ा बहुत एग्जॉस्ट होता है उससे एसिड रेन का जो खदशा है वो बढ़ जाता है। स्टूडेंट, हैवी मेटल्स, डेफिनेटली ये जो ऐश है टॉक्सिक है। टॉक्सिक क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स के ऑलरेडी आप डैमेजेस देख चुके हैं। सो इस ऐश के अंदर हैवी मेटल्स की कंसंट्रेशन की वजह से ये ऐश टॉक्सिक है। सो ये सारे के सारे इस प्रोसेस के डिसएडवांटेजेस हैं। आई होप कि आपको डिसएडवांटेजेस जो हैं वो समझ आ गए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है तो आपने ये पॉइंट्स मेंशन करने हैं, साथ आप इनकी समरी भी लिखेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं रीसाइक्लिंग। अब ये रीसाइक्लिंग क्या है? स्टूडेंट्स, यूज्ड चीज़ों को दोबारा से काबिल इस्तेमाल बनाना, उसे हम रीसाइक्लिंग कहते हैं। मसलन आप पेपर की एग्जांपल ले लें। पेपर आप यूज़ करते हैं एक दफ़ा, लेकिन दोबारा से वो रीयूज़ हो सकता है प्रोसेसिंग के बाद। अब वो जो प्रोसेसिंग है ना सारी, वो रीसाइक्लिंग प्रोसेसिंग, थोड़ा बहुत उसके बारे में बात करेंगे। इसी तरह से प्लास्टिक रीयूज़ होता है, इसी तरह से ग्लास जो है वो रीयूज़ हो सकता है, और इसी तरह से आपने देखा है एल्यूमिनियम के जो कैन्स हैं वो रीयूज़ हो सकते हैं। तो रीयूज़ या रीसाइक्लिंग का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, बेनिफिट्स ऑफ रीसाइक्लिंग, आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। सो हम यहाँ पे हाइडिंग देते हैं बेनिफिट्स ऑफ रीसाइक्लिंग। स्टूडेंट, जो रीसाइक्लिंग के बेनिफिट्स हैं, सबसे पहले जो इसका बेनिफिट देखा गया है वो है जी रॉ मटेरियल एंड एनर्जी दोनों जो हैं कंजर्व रह रही है जी। उसके अलावा रॉ मटेरियल और एनर्जी तो कंजर्व रह रही है, और दूसरे जो हैं वो आपका याद रखिएगा कि कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, कॉस्ट रिडक्शन, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। स्टूडेंट्स, ये तो रीसाइक्लिंग के बेनिफिट्स हैं। अब हमने दो चीज़ों की रीसाइक्लिंग के बारे में थोड़ा बहुत हमारी किताब में बताया गया है। वैसे तो 4 मैंने नाम लिए हैं कि आप ज़्यादातर एल्यूमिनियम को रिसाइकल करते हैं, ग्लास को करते हैं, पेपर एंड प्लास्टिक। सो हम पेपर एंड प्लास्टिक को कैसे रिसाइकल करते हैं ये पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, पेपर जो है याद रखिए वो मैक्सिमम 5 दफ़ा ही रिसाइकल हो सकता है, क्योंकि
उसकी वजह यह है कि जब आप एक दफ़ा जब वर्जिन पेपर बिल्कुल पहले ही दफ़ा इस्तेमाल होने वाला पेपर आप चैप्टर नंबर 15 में पढ़ के आए हैं कि इट इज़ मेड बाय सेलुलोज फाइबर्स, उसके फाइबर्स बड़े स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग होते हैं, उनमें ताकत होती है और पेपर की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ये फाइबर्स हैं। जब आप उसको रीसाइकल करते हैं तो नेक्स्ट टाइम उसके फाइबर्स पहले से थोड़े से वीक हो जाते हैं और शॉर्ट हो जाते हैं। अच्छा, जब आप उसको फिर दोबारा से रीसाइकल करोगे तो स्टूडेंट्स अगेन अब की बार जब रीसाइकलिंग का प्रोसेस दोबारा करो, मैं यहाँ पे अब डायग्राम बना रहा हूँ इसकी, अब अगर इसको दोबारा से रीसाइकल करोगे तो फाइबर्स और छोटे हो जाएंगे और अल्टीमेटली जब आप 5वीं दफ़ा इसको रिसाइकल कर चुके हो तो फाइबर्स अल्टीमेटली बहुत ही छोटे हो चुके होते हैं और बहुत ही वीक हो चुके होते हैं। अब मज़ीद पेपर रिसाइकल नहीं होगा, जस्ट लाइक अ टिश्यू पेपर। अब टिश्यू पेपर जो है वो मोस्ट रिसाइकल्ड फॉर्म ऑफ पेपर है, या न्यूज़पेपर जो है वो मोस्ट रिसाइकल्ड फॉर्म ऑफ पेपर, अब उसको मज़ीद रिसाइकल नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स ये MCQ आ सकता है, मैक्सिमम 5 दफ़ा रिसाइकलिंग हो सकती है, फाइबर छोटे हो जाते हैं, ये अब आपको इसको याद रखना है जी। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है जी, लार्जेस्ट आइटम है दुनिया में जो रिसाइकल हो रही है और वो पेपर है। दूसरा, रिसाइकलिंग प्रोसेस जो है उसमें रिलीज होती है क्लोरीन गैस, स्टूडेंट्स ये क्लोरीन गैस है Cl2, क्लोरीन गैस एंड अदर ब्लीचिंग एसिड्स, और कुछ ब्लीचिंग एसिड्स यूज करने पड़ते हैं, ये चैप्टर 15 में पढ़ा के आए हैं, और कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करने पड़ते हैं। अब ये सारी चीजें सिग्निफिकेंटली लेस एज कंपेयर टू प्रोसेसिंग ऑफ वर्जिन पेपर, यानी कि एक नया पेपर बनाने के वक्त जितना मटेरियल इस्तेमाल होता है रीप्रोसेसिंग यानी रीसाइक्लिंग के अंदर ये मटेरियल बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो एक तो आप रॉ मटेरियल की जो है ना उसको कंजर्व कर रहे हैं, कम से कम यूज कर रहे हैं, उसकी बचत कर रहे हैं। सो ये सबसे बड़ा फायदा ये है। दूसरा, जो एक दफा रिसाइकल हो चुका होता है पेपर, नो डाउट उसमें थोड़ी वाइटनेस कम हो जाती है। टू इम्प्रूव वाइटनेस को इम्प्रूव करने के लिए रिसाइकल पेपर ब्लेंड विद वर्जिन पेपर, इसमें थोड़ा नया पेपर भी शामिल करते हैं, यानी उसका पल्प भी शामिल करते हैं, एंड कुछ केमिकल्स डालते हैं लाइक पैरोक्साइड्स एंड हाइड्रोसल्फाइड्स। ये आपको ना पेपर में MCQ आ सकते हैं कि पेपर की वाइटनेस इंप्रूव करने के लिए कौन कौन से 2 केमिकल हैं, तो ये आपने याद रखने हैं जी डी स्टूडेंट्स। तो ये मैंने आपके साथ कुछ पेपर की रिसाइकलिंग डिस्कस की है। अब मैं आपके साथ प्लास्टिक की रिसाइकलिंग डिस्कस करने वाला हूं। सो उसके लिए मैं इसको यहां पे लिस्ट करता हूं जी स्टूडेंट्स। रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक, अब प्लास्टिक को रिसाइकल करने के ना 3 मेजर तरीके हैं। एक तो रिप्रोसेसिंग है, दूसरा डीपॉलीमराइजेशन है, और तीसरा जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है। अब स्टूडेंट्स ये रिप्रोसेसिंग क्या होता है? अब रिप्रोसेसिंग में एक यूज्ड प्लास्टिक होगा, या आप यूज्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट लेंगे। प्लास्टिक प्रोडक्ट सब कई तरह की हैं, लाइक पॉलीस्टाइरीन भी एक प्लास्टिक प्रोडक्ट है, पॉलीमर है। तो यूज्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट लेंगे, उसमें जो किताब में एग्जांपल दी गई है जी वो पॉलीस्टाइरीन की है। पॉलीस्टाइरीन ये आप लोग 14th चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं स्टूडेंट। अब ये पॉलीस्टाइरीन की अंदर जो पॉलीस्टाइरीन के जो मोनोमर्स हैं वो एक सीक्वेंस के साथ अरेंज हैं। आपने पॉलीस्टाइरीन को यूज़ किया है किस मकसद के लिए? आपको पता है पॉलीस्टाइरीन जो है वो फॉर्म, आपको स्क्रीन पे पॉलीस्टाइरीन नज़र आ रही है, फॉर्म लाइक होती है, पैकिंग में यूज़ होती है, कटलरी यानी बर्तनों को पैक करने में यूज़ होती है, फर्नीचर के अंदर ये यूज़ करते हैं। बट एक दफ़ा जब ये यूज़ हो जाए तो फिर हम इसकी रीप्रोसेसिंग कुछ इस तरह से करते हैं, इसको रीमेल्ट करते हैं। अब रीमेल्टिंग करने से होता यह है कि ये जो मोनोमर्स के सीक्वेंस थे ये एक स्पेसिफिक फिक्स जगह पे सॉलिड फॉर्म के अंदर अरेंज थे, बट रीमेल्ट करने से क्या होता है कि इनकी ये जो सारी अरेंजमेंट है ये डिस्टर्ब हो जाती है, और रीमेल्टिंग के बाद जब दोबारा से इसको प्रोसेस करते हैं, दोबारा से हम इसको कन्वर्ट करते हैं इसकी ओरिजिनल सॉलिड फॉर्म के अंदर, तो अब ये पहले की तरह अरेंज नहीं होता, इसकी अरेंजमेंट में फ़र्क पड़ जाता है, डिफरेंट वे से ये अरेंज होता है। अब जब डिफरेंट वे से अरेंज होगा तो ये सॉलिड, लेकिन अब इसकी पहले की तरह फिजिकल अपीयरेंस नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी। लाइक रीप्रोसेसिंग के बाद जो पॉलीस्टाइरीन है वो ज़्यादातर इस तरह के प्लास्टिक में कन्वर्ट होता है जो टॉयज़ या ट्रेज वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है।
आई होप स्टूडेंट्स कि आपको रीप्रोसेसिंग समझ आ गया कि रीप्रोसेसिंग में आप ओरिजिनल प्रोडक्ट को जो कि एक दफ़ा यूज़ हो चुकी है उसको रीमेल्ट करते हैं और उसको डिफरेंट प्रोडक्ट में चेंज करवा देते हैं। दिस इज़ रीप्रोसेसिंग। अब आगे चलते हैं डीपॉलीमराइजेशन। स्टूडेंट डीपॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि इसमें जो मोनोमर्स आपस में कनेक्ट थे, आप उनको विद द हेल्प ऑफ सूटेबल कंडीशन एंड कैटलिस्ट, अब हम डिटेल तो यहां पढ़ नहीं रहे तो हम इसको जनरली पढ़ेंगे। आप इनको ना इनके मोनोमर्स को सेपरेट करवाओगे, डीपॉलीमराइज करवाओगे। अच्छा, जब आप डीपॉलीमराइज करवाओगे तो अगेन ये सारे के सारे जो यूनिट्स हैं ये सेपरेट हो जाएंगे। स्टूडेंट्स जब ये यूनिट सेपरेट हो जाएंगे, अब आप इनको स्टूडेंट्स रिकनेक्ट करा सकते हैं विद एडिशन ऑफ सम एडिटिव्स। तो एडिटिव ऐड करने का स्टूडेंट्स फायदा ये होगा ताकि जब ये डीपॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बाहर आए तो ये ऐसी फॉर्म में आए जिससे ये पहले से भी बेटर फॉर्म में हो। सो इसकी एग्जांपल अगर देखें तो स्टूडेंट्स पहले ये स्ट्रक्चर पूरा कर लें। इसमें यूनिट्स वही होते हैं, मोनोमर्स वही होते हैं और इनकी अरेंजमेंट भी ऑलमोस्ट वैसी ही होती है। पॉलीइथिलीन या टर्फटैलेट कैन बी थर्मली, यानी हीट देनी पड़ती है आपको, डीपॉलीमराइज्ड यानी इनके यूनिट्स अलग करवाएंगे आप, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की मौजूदगी में, इनटू इट्स ओरिजिनल कंपोनेंट्स, उसके ओरिजिनल कंपोनेंट्स में, और बाद में आप उसको रीपॉलीमराइज करवा लेंगे उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में वो पहले था, विद सम एडिटिव्स। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांसफॉर्मेशन नाम से ही जाहिर है, ट्रांसफॉर्म तब्दील हो जाएगा, मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाएगा। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, लॉन्ग चेन प्लास्टिक्स जो हैं, यानी लॉन्ग चेन्स जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप, अभी मैं यहां पे एन लिख रहा हूं सिर्फ, आप उनको हीट करोगे हाई टेम्परेचर पे और उनके मोनोमर्स जो हैं आप उनको अलग कर लोगे। अब मोनोमर्स जो हैं वो शॉर्ट चेन में अलग करोगे आप, यानी शॉर्ट चेन मोनोमर्स बनेंगे। अब ये जो शॉर्ट चेन मोनोमर्स हैं स्टूडेंट्स, ये एग्जिस्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, और ये लिक्विड जो हैं ये यूज होंगे एज अ लुब्रिकेंट। आपने स्टूडेंट्स प्लास्टिक को ट्रांसफॉर्म कर लिया एक नई शक्ल के अंदर, और वो है लुब्रिकेंट्स की। सो स्टूडेंट्स, रीप्रोसेसिंग में फिजिकल स्टेट क्या रहती है, सेम रहती है, सॉलिड, बाद में भी सॉलिड। डीप पॉलीमराइजेशन में आप अगेन उसी चीज को दोबारा से रीफॉर्म कर रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन में आप फिजिकल स्टेट को क्या कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, लाइक आप लुब्रिकेंट्स तैयार कर रहे हो फ्रॉम सॉलिड। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। आई रियली होप स्टूडेंट्स कि आपको रीसाइक्लिंग ऑफ प्लास्टिक का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ गया है। अब हम कुछ एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं ताकि हमारी एमसीक्यू के साथ भी कुछ रिवीजन हो जाए। सो लेट्स मूव टूवर्ड व्हाइट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्विज पोर्शन। इस पोर्शन में हम प्रीवियस टॉपिक्स में से भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि रूटीन में आपको पता है। सो हमारा पहला सवाल है, एरेशन ऑफ अ पोल्यूटेड वाटर। स्टूडेंट्स, ये बात आप अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि पानी जो है उसके अंदर फाउल स्मेलिंग होती है हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। एरेशन करने से ऑक्सीजन लेवल भी इम्प्रूव करता है, और इसमें आयरन जो सॉलेबल है Fe+2 वो Fe+3 में कन्वर्ट होता है, ये भी बात ठीक है। सो ये सारी बातें ठीक हैं, तो द चॉइस इज डेल्टा, ऑल ऑफ अबव। सेकेंड एमसीक्यू, फॉलोइंग इज बेटर टू डिसइंफेक्ट वाटर। किससे बेहतर है कि वाटर को डिसइंफेक्ट किया जाए? स्टूडेंट्स, वैसे तो हमने क्लोरीन से वाटर को डिसइंफेक्ट किया था, लेकिन उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी देखे थे। सो रिकमेंड ये किया जाता है कि ओजोन यूज़ की जाए डिसइंफेक्शन के लिए, क्योंकि ओजोन जो है वो ब्रेक होने के बाद O2 एंड नेसेंट ऑक्सीजन में चेंज होगी, और वो जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो आगे जर्म्स को क्या कर देगी, किल कर देगी। स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट यूज टू डिटरमिन द क्वालिटी ऑफ वाटर। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो वाटर क्वालिटी को डिटेक्ट करने के लिए यूज नहीं होता? स्टूडेंट्स, अगर आप देखें ना तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, बायोलॉजिकल केमिकल ऑक्सीजन डिमांड डिजोल्व। अवेलेबल क्लोरीन ब्लीच की क्वालिटी, यानी कि कोई ब्लीचिंग पाउडर कितना एक्टिव है उसके लिए यूज होता है।
सो अवेलेबल क्लोरीन जो है ना, ये वाटर क्वालिटी के लिए यूज़ नहीं होता, ब्लीचिंग पाउडर के लिए यूज़ होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है इनऑर्गेनिक के अंदर। सो हमारे पास इधर राइट आंसर जो है वो अल्फा है। नेक्स्ट एमसीक्यू, हाउ मेनी टाइम द न्यूज़पेपर कैन बी रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन। जी स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज ही आपने पढ़ा है कि जो पेपर की रिसाइकलिंग है, न्यूज़पेपर जो है वो 5 दफ़ा रिसाइकल होता है, 5 दफ़ा। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यू है द रेंज ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन क्वालिटी वाटर इज। अब आप लोगों ने ये बात फैक्टर फैक्टिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर में पढ़ी थी कि जो बीकर में पानी होता है, उस पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन, अब उसका लेवल 4 से 8 पार्ट्स पर मिलियन, अगर इतना है तो समझ लें कि क्वालिटी ऑफ वाटर ठीक है। अगर लेस देन 5 है तो वो, लेस देन 4 है तो वो फिर क्वालिटी पानी की अच्छी नहीं है। सो द रेंज अगर देखी जाए तो 4 to 8 ppm है। जी, क्लोरीन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इज इफेक्टिव इन किलिंग पैथोजेंस, बिल्कुल ठीक है, पैथोजेंस को वो मारता है, टाइफाइड के, कोलरा के, बड़े डेंजरस पैथोजेंस, बट इट ऑल्सो हार्मफुल इफेक्ट ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ HOCl डिसइंफेक्टिंग एजेंट विद। स्टूडेंट्स, अब वो कहना ये चाह रहा है कि क्लोरीन हमें फ़ायदा तो देता है हार्मफुल जो पैथोजेंस उनको किल करने के लिए, लेकिन HOCl का जो डिसइंफेक्टेंट एजेंट है वो किन के साथ रिएक्शन करता है जिससे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा सा याद करें तो आपको बताया था अमोनिया का, यानी कि अगर डिज़ोल्व फॉर्म में अमोनिया हो तो डिज़ोल्व फॉर्म में अमोनिया का जब रिएक्शन HOCl के साथ होता था तो मैंने आपको याद रखें बताया था यहाँ से क्या रिमूव होगा, HCl, और बदले में आपको ये H की जगह पे क्या मिलेगा, Cl, यानी कि NH2Cl। अच्छा, इस तरह से भी हो सकता है, NHCl2 भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, NCl3, क्लोरोइमाइन, डाइक्लोरोइमाइन, ट्राइक्लोरोइमाइन। तो स्टूडेंट्स, राइट आंसर इज अमोनिया टू फॉर्म क्लोरोइमाइन। ये अच्छा, ये पावरफुल आई इरिटेंट है, जो आंखें हैं वो ख़राब होने का चांस होता है। ये भी MCQ आ सकता है कि क्लोरोइमाइन जो है वो क्या है, पावरफुल आई इरिटेंट। सो यहाँ लिख देते हैं ये आई इरिटेंट है जी, वैसे तो आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट, द वाटर हैविंग डिजोल्व ऑक्सीजन लेस देन डैश इज पोल्यूटेड, यानी कि किससे कम होगी तो हम उसको पोल्यूटेड कंसिडर करेंगे। 4 ppm, ऊपर मैंने बताया कि 4 से 8 के दरमियान ठीक है, 4 से कम है तो वो पोल्यूटेड कंसिडर होगा। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट MCQ है टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड विथ क्लोरीन विच सब्सटेंस इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, यानी कि हम क्लोरीन से बचना चाहते हैं तो वो टॉक्सिक कंपाउंड ना प्रोड्यूस हों क्लोरीन की वजह से, आपको पता हार्मफुल इफेक्ट्स में पढ़ा है आपने, तो फिर हम विच सब्सटेंस इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, ओजोन जो है ना वो बेहतरीन डिसइंफेक्टेंट है वाटर के लिए। जी, फंगिसाइड्स आर द पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स जो हैं वो पेस्टिसाइड्स हैं जो कि विच क्या करते हैं वो। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो फंगीसाइड्स जो हैं वो, अच्छा, किल इंसेक्ट्स, ये तो इंसेक्टिसाइड्स थे, हर्बीसाइड्स थे। अच्छा, फंगस की ग्रोथ को कंट्रोल करते थे। जो हमारे पास पेस्टिसाइड्स थे ना, अगर आप उसकी क्लासिफिकेशन याद रखें तो उसमें फंगीसाइड्स था, इंसेक्टिसाइड्स थे, तो उनमें फंगीसाइड का आपने रोल पढ़ा था, कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ फंगस। राइट आंसर इज अल्फा। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट MCQ है द मेन प्लूटेंट ऑफ लेदर टेनरीज इन द वेस्ट वाटर इज ड्यू टू द सॉल्ट ऑफ। जी, आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए, मैंने आपको क्रोमियम 6, यह है क्रोमियम 6, क्रोमियम 6 जो है हम इसको रिड्यूस करते थे, अगर आपको याद है क्रोमियम +3 के अंदर, सॉलेबल से इनसॉलेबल। ये सॉलेबल साल्ट जो है क्रोमियम का, ये लेदर टेनरीज जो हैं इसको ओपन वाटर में रिलीज़ कर देती हैं, जिससे ये मुख्तलिफ तरह की ख़तरनाक बीमारियों का बाइस बनता है। जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। हमारा नेक्स्ट MCQ है द हैवी टॉक्सिक मेटल आयन सच एज lead, cadmium, mercury mix into water from sediment due to detergents contents of
वेस्ट वाटर, पेस्टिसाइड्स, लाइफ स्टॉक वेट्स एंड लुब्रिकेंट्स। स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा आपको अगर याद कराऊं तो आप लोगों ने ये पढ़ा था कि जो सेडिमेंट्स होते हैं, सेडिमेंट्स के अंदर जो नीचे पानी के नीचे तहें होती हैं, उन तहों में हैवी मेटल्स लाइक ये डिपॉजिट होते हैं, लेड, कैडमियम, मरकरी इन द न्यूट्रल फॉर्म। अच्छा, जैसे ही डिटर्जेंट मिला पानी इनके पास आएगा, तो मैं यहाँ थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ सिर्फ आपको याद रखवाने के लिए। तो डिटर्जेंट मिला पानी यहाँ पे आएगा, तो डिटर्जेंट मिले पानी के अंदर स्टूडेंट्स एक्चुअली होते क्या हैं, फॉस्फेट्स होते हैं उसमें, एंड कुछ हद तक कार्बोनेट आइंस होते हैं उसके अंदर, बेसिकली ज़्यादातर फॉस्फेट आइंस होते हैं। अब एक तो डिटर्जेंट वाला पानी जो है वो फॉस्फेट आइंस के ज़्यादा होने से क्या करता है, एक तो जो पानी है उसमें जो एल्गी है उसकी ग्रोथ को ज़्यादा करता है। अच्छा, एल्गी की ग्रोथ ज़्यादा होने से क्या होता है स्टूडेंट्स, एल्गी की ग्रोथ ज़्यादा होने से पानी के ऊपर फंगस आ जाती है, इस तरह फंगस कह रहा हूँ, एल्गी आ जाती है। अब वो जो एल्गी जो है वो फिर क्या करती है, सनलाइट को भी ट्रांसमिट होने से रोकती है, जिससे अंदर के माहौल में डिस्टर्बेंस आती है। अंदर जब सनलाइट नहीं पहुंचेगी तो अंदर वाले प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, सो अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। दूसरा, फॉस्फेट आइंस जो है ये मोबिलाइज करते हैं इन मेटल आइंस को, ये सेडिमेंट से बाहर आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ आइंस, और जब ये सेडिमेंट्स से बाहर आते हैं इन द फॉर्म ऑफ आइंस, तो ये फिर बाद में ये आइंस जो हैं ये जो माइरीन लाइफ है उसको टॉक्सिक करते हैं, डैमेज करते हैं। सो द heavy toxic metal ions such as lead, cadmium, mercury mix into water from sediments due to detergent content of a waste water. So इसका right answer है detergent content of a वेस्ट वाटर। अब यहाँ पे ये भी एमसीक्यू आपको पूछा जा सकता है कि फॉस्फेट आइंस की प्रेजेंस जो है वो किसकी वजह से होती है पानी में, डिटर्जेंट्स की वजह से होती है, और उसकी वजह से मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ भी बता दी। जी स्टूडेंट्स, आई रियली होप कि आपने इन क्विज एमसीक्यूज़ को अच्छे से समझ लिया है। अब हम चलते हैं दोबारा लाइट बोर्ड की तरफ और अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड। जी स्टूडेंट्स, आई रियली होप कि आपने एमसीक्यू समझ लिए हैं। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है और अब हम इसकी नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।